बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का पाकिस्तान की ज़बानें, क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो है बलोची ज़बान में नज़मिया शायरी, क्लासिकी नसर और अंग्रेज़ों के दौर को पेश नज़र रखते हुए एक नोट लिखें। और इसके साथ साथ आज हम एक और सवाल भी डिस्कस करेंगे जो कि कश्मीरी ज़बान के मुख्तलिफ अदवार के हवाले से होगा। तो हम सबसे पहले बलोची ज़बान के हवाले से बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बलोची ज़बान जो है वो पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के लोगों की बोलने वाली ज़बान है और ये भी पाकिस्तान की ज़बानों में से इलाक़ाई ज़बान का दर्जा रखती है। तो पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तस्वर किया जाता है, तो उस सूबे में जो अवाम, जो उस सूबे की आबादी, जो लोग बलोची ज़बान बोलते हैं, तो इस तरह बलोची ज़बान सूबा बलोचिस्तान के इलाके में बोलने वाली ज़बान को कहते हैं। इसके साथ साथ हम इसका तारुफ या पस मंज़र जब बयान करते हैं तो बलोची ज़बान का कदीम ज़बान आर्याई ज़बान जो है या आर्याई ख़ानदान की एक शाख थी ईरानी, उससे इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। इसके साथ साथ बलोची ज़बान की तकसीम हम दो मुख्तलिफ हिस्सों में करते हैं। एक हिस्सा इलाके के लिहाज से जिसको हम मशरक़ी बलोची कहते हैं और दूसरा हिस्सा जिसको हम मगरबी बलोची कहते हैं। तो इसी तरह बलोची ज़बान की तकसीम इन दो बड़े हिस्सों में की गई है। तो अज़ीज़ तलबा, बलोची ज़बान का जो रस्मुल ख़त है, जिसे लिखत पढ़त के हवाले से या अदब के हवाले से लिखने पढ़ने का जो रिवाज पड़ा वो बहुत बाद बना। यानी बलोची ज़बान लिखने का जो रिवाज था वो हमें पाकिस्तान के बाद ही इसका आगाज़ हुआ। ताम इसका रस्मुल ख़त पहले ईजाद हो चुका था मगर बलोची ज़बान लिखने का रिवाज बाद में पड़ा। तो डियर स्टूडेंट, बलोची रस्मुल ख़त जो है ये उर्दू ज़बान की तरमीम से बनाया गया है। यानी उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त की तादाद, हरूफ तहजी की तादाद जो है वो 52 है। तो इसी तरह जो बलोची ज़बान का रस्मुल ख़त है वो उर्दू यानी रस्मुल ख़त की तर्ज में बनाया गया है, ताम इसमें कुछ अल्फाज बढ़ाए गए हैं या कम किए गए हैं। तो इसके साथ बलोची ज़बान के कुछ लहजे हैं, जैसे कि बाकी ज़बानों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। हर ज़बान के मुख्तलिफ लहजे थे, तो बलोची ज़बान के भी इसी तरह दो लहजे हैं। एक लहजा जिसको सुलेमानी या सुलेमानकी कहते हैं और दूसरा लहजा इसका जो है वो मकरानी लहजा है। ये भी दो लहजे बलोची ज़बान के इलाक़ाई सतह पे तकसीम किए गए हैं। तो इस तरह बलोची ज़बान के इन यानी लहजों में जो सबसे बुनियादी फ़र्क है वह है तलफ़्फ़ुज़ का। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं बलोची ज़बान के अदब के हवाले से। तो बलोची ज़बान का जो अदब है जिसमें सबसे पहला इसका आगाज़ बलोची शायरी से होता है। तो बलोची शायरी की 3 मज़ीद अक़साम हैं। ये 3 हिस्सों में बलोची शायरी को तकसीम किया गया है। नंबर 1 जिसको हम रज़मिया शायरी कहते हैं, नंबर 2 जिसको हम इश्किया शायरी में इसको तकसीम करते हैं और नंबर 3 जो है वो लोक दास्तानें हैं। तो हम बात करते हैं रज़मिया शायरी के हवाले से। बलोची शायरी की जो सबसे पहली किस्म है जिसको हम रज़मिया शायरी कहते हैं, तो रज़मिया शायरी जिन मौजू पर शायरी की गई वो हिम्मत, बहादुरी, जाहो जलाल और गैरत, इस रज़मिया शायरी के ये अहम 3 मौजू थे। तो डियर स्टूडेंट, एक मिसाल हम मुग़ल सल्तनत के हवाले से बादशाह हुमायूं भी देते हैं। मुग़ल बादशाह था हुमायूं, उसने जब दिल्ली के तख्त को दोबारा हासिल करने की कोशिश की थी तो उसका साथ बलोच कबाइल ने दिया था। तो यहाँ रज़मिया शायरी में बलोचों की बहादुरी और उसके दिलेरी को ज़ाहिर किया गया है क्योंकि ये लोग बहुत जंगजू थे। इवन के रज़मिया शायरी के हवाले से एक मशहूर बात है कि बलोची माएँ जो थी अपने बच्चों को जब लोरी देती थी तो साथ लोरी देते हुए उन्हें यानी तलवार और बंदूक इन चीज़ों का कंसेप्ट भी देती थी, यानी इब्तदाई स्टेज पर। तो इस तरह इससे ये बात वाज़ेह होता है कि वो लोग बहुत बहादुर थे, गैरतमंद थे, हिम्मत वाले थे और जाहो जलाल वाले थे। तो इस तरह इस बलोची शायरी का दूसरा हिस्सा है जिसको इश्किया शायरी का नाम देते हैं। इश्किया शायरी में जो इसके मौजू रहे हैं हुस्न, इश्क और शबाब के अलावा इसमें महबूब की बहादुरी का जिक्र भी किया गया है।
तो तीसरा जो बलोची शायरी इसको तकसीम किया गया लोक दास्तानों में। लोक दास्तानें जो नस्ल दर नस्ल लोगों से मुंतकिल होती रहें, या बुजुर्गों से कहीं सुनी जो कहानियाँ किस्से होते हैं, या शोरा कराम पहले ज़माने में सुरीली आवाज़ में गा कर इन कहानियों को बयान किया करते थे, तो वो लोक दास्तानें कहलाती थी। उनमें यानी बलोची शायरी के हवाले से लोरी और मुतक, ये दो यानी इन लोक दास्तानों के हवाले से बलोची ज़बान की कैटेगरी है। तो उसकी असनाफ कदीम ज़माने की मौशरती ज़िंदगी का अक्स नुमाया करती हैं। तो ये जो लोक दास्तानें हैं, पहले जो बलोचों की पिछली सकाफत थी या उनके आबाद की जो ज़िंदगी की अक्कासी, ये लोक दास्तानों में बलोची ज़बान में इस यानी लोक दास्तानों के हवाले से इसका इज़हार किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। बलोची ज़बान में कल्होड़ा ख़ानदान के दौर में बलोची अदब को जो फ़रोग़ हासिल हुआ उस सवाल से बात करते हैं। बलोची अदब जो है, इसके इल्म और अदब की सरपरस्ती कल्होड़ा ख़ानदान में की गई। ताम 19वीं सदी का जो दौर है वो बलोची ज़बान के हवाले से, बलोची अदब के हवाले से सुनहरी दौर तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं बलोची अदब की क्लासिकी नसर। देखें, अब बलोच की अदब जो है इसका आगाज़ ताम क़याम पाकिस्तान के बाद अमल में आया, यानी लिखने की सूरत में। लेकिन अगर हम इसका पहले अंदाज़े बयां बात करें कि कुछ किस्से कहानियाँ या जो शेर व शायरी का हमने जिक्र किया, जो लोग इन बलोची ज़बान के हवाले से अपनी बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, उनमें मीर चाकर खान, ये बलोची अदब का एक अहम तरीन नाम है। हसन जिंदो, ठीक है ना, ये दूसरा एक ऐसा शायर है बलोची अदब के हवाले से, बलोची शायरी के हवाले से, नसर के हवाले से। इसके अलावा हमल जिंदो मिनहा, पीरंग ग्रान, नादिशा, मुरीद दहानी, ये वो लोग हैं जिनके किस्से बड़े मशहूर हैं। ये किस्से उस टाइम लिखे नहीं जाते थे। बेटा ये आपको वाज़ेह बताता जाऊँ, बलोची अदब का लिखने के हवाले से उस टाइम आगाज़ नहीं था। ये जो बलोची अदब का सुनहरी दौर 19वीं सदी का कहा जाता है, इसमें लोग बलोची ज़बान को किस्सों की सूरत में बयान किया करते थे। बलोची ज़बान में इसके किस्से मशहूर थे, कहानियाँ मशहूर थी, जो वो सुरीली आवाज़ में लोगों के सामने यानी अपने इलाके की, अपने मुआशरे की, अपने आबादात की अक्कासी किया करते थे। इसको लिखने का रिवाज नहीं पड़ा था, ताहम इसका रस्मुल ख़त ईजाद हो चुका था, लेकिन इसको अभी लिखने की सूरत में नहीं लाया गया था, इसको लिखने की शक्ल नहीं दी गई थी। तो इस तरह ये जो शोरा कराम हैं बलोच की नस्ल के हवाले से, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्से जिनके मशहूर हैं, ये इन्होंने किस्से गा के यानी बलोची ज़बान में लोगों के सामने पेश किए थे। इसको यानी लिखने की सूरत में इसकी शक्ल नहीं दी गई थी। तो इस तरह बलोची शायरी की जो तख्लीक है, बेसिकली जो बलोची शायरी की तख्लीक 1840 में इसके बाद हुई। इस शायरी का जो मेन मौजू रहा है वो तसव्वुफ़ और अखलाकियात रहा है। इसके साथ साथ बलोची शायरी का जो मशहूर तरीन शायर है उसका नाम मस्त तवक्ली है। ये लफ्ज़ मस्त तवक्ली है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, चूँकि मैं पहले ये बात अर्ज़ कर चुका था कि बलोची अदब क़याम पाकिस्तान के बाद इसका आगाज़ हुआ, ये एक मुकम्मल तौर पर जिसको लिखने पढ़ने की सूरत में कहा जाता है। आम तौर पर बलोची ज़बान को लिखने का आगाज़ क़याम पाकिस्तान के बाद हुआ। तो बलोची रस्मुल ख़त की ईजाद, ये बलोची रस्मुल ख़त जब ईजाद किया गया तो उर्दू के जो हर्फ़ तहज्जी हैं जिनकी तादाद 52 है, इनको घटा बढ़ाकर बलोची रस्मुल ख़त ईजाद किया गया, जो आज तक मौजूद है। जो आज तक बलोची ज़बान लिखने के हवाले से जो बलोची रस्मुल ख़त इस टाइम उसके पास है, वो रस्मुल ख़त जो है वो अमूमन उर्दू यानी रस्मुल ख़त की तर्ज पर बनाया गया है। तो इसी तरह बलोची अदब का तेज़ रफ्तार इर्तिका, अगला हमारे पास बलोची अदब के हवाले से बलोची अदब का जो तेज़ रफ्तार इर्तिका है या लोगों में बलोची अदब तेज़ी से फैला, उसकी सबसे बड़ी वजह इसके रसायल हैं। जो बलोची ज़बान में रिसाले शाये किए गए, रिसालों की वजह से बलोची अदब जो है वो यानी बहुत ही कम वक्त में ज़्यादा शोहरत पा गया। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट, बलोची ज़बान में जो पहला मुजल्ला शायद हुआ वो 1960 में हुआ, जिससे बलोची सहाफ़त और बलोची अदब का बाकायदा आगाज़, ठीक है ना, हमें मिलता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं बलोची ज़बान और अदब की तारीख़ पर पहली किताब। बलोची ज़बान और अदब की तारीख़ पर पहली किताब शायर हैं जिसका नाम शेख कमसर मरी है। उन्होंने 1961 में ये किताब बलोची ज़बान और अदब की तारीख़ पर लिखी थी। इसी तरह बलोची ज़बान में PhD की डिग्री भी यानी करवाई जाती है बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में। इसे यानी इख्तियारी मज़मून का दर्जा भी दिया गया है और साथ इसमें यानी क्योंकि ये बलोची अदब है इसलिए बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी में इस
बलोची ज़बान में PhD की डिग्री भी कराई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, बलोची ज़बान के मशहूर शुअरा कराम हैं जो अपनी मिसाल पे जिन्होंने बलोची अदब के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ कारनामे अंजाम दिए, जिनमें काबिल ज़िक्र शख्सियत हैं अता शाद हो गए, इसहाक शमीम हो गई, आज़ाद जमाली, मुराद साहिर, मोहम्मद रमज़ान और ज़हूर हाशमी जैसे ये वो शुअरा कराम हैं जिन्होंने बलोची ज़बान में मुख्तलिफ कारनामे अंजाम दिए बलोची अदब के हवाले से। अगर हम बलोची नसर निगारी की बात करें तो उसमें काजी अब्दुल रहीम का नाम सबसे पहले आता है, साबिर और ज़हूर शाह, गुल खान, नसीर, आज़ाद जमालुद्दीन वगैरह ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बलोची नसर निगारी में बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए। तो इस तरह बलोची अदब की तरक्की की बात करें तो बलोचिस्तान में टेलीविज़न और रेडियो से बलोची अदब में बहुत कारनामे अंजाम दिए गए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पोर्शन था बलोची ज़बान के हवाले से जो कि पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में बोली जाने वाली ज़बान है। तो ये हमारा आज का एक सवाल क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 का ये आज हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे जिसका उन्वान है कश्मीरी ज़बान के 5 मुख्तलिफ अदवार बयान करें। तो आज हम बात करेंगे कश्मीरी ज़बान के हवाले से। कश्मीरी ज़बान जो है डियर स्टूडेंट, ये पाकिस्तान का एक इलाका है जिसको मकबूल यानी जम्मू कश्मीर हम कहते हैं। वैसे कश्मीर भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन कश्मीर का जो पाकिस्तान में हिस्सा है या भारत में है, वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं जो ज़बान बोलते हैं उसी ज़बान को हम कश्मीरी ज़बान का दर्जा देते हैं। तो इस तरह कश्मीरी ज़बान का एक तारीख़ी पस मंज़र हम अगर बयान करें तो कश्मीरी ज़बान का ताल्लुक़ कदीम वादी सिंध से इसका ताल्लुक़ मिलता है तारीख़ में। इस हवाले से डियर स्टूडेंट, किसी ज़बान का जो सबसे अहम तरीन पोर्शन होता है वो उस ज़बान का रस्मुल ख़त होता है कि उस ज़बान को किस तर्ज में, किस अंदाज में, किस तरीके से लिखा जाता है। तो वो रस्मुल ख़त जो कश्मीरी ज़बान का बिल्कुल उर्दू रस्मुल ख़त की तरह है, ठीक है ना, इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ताम कुछ अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये भी यानी कश्मीरी ज़बान का रस्मुल ख़त उर्दू तर्ज पर बनाया गया है। अब कश्मीरी ज़बान पर बाकी ज़बानों के कुछ असरात सब ये वक्त के साथ साथ जो इलाकाई दीगर ज़बानें होती हैं उसका यानी ज़बान पे बहुत असर पड़ता है। इस हवाले से फ़ारसी और ईरानी ये दो ऐसी ज़बानें हैं जिसका कश्मीरी ज़बान पर गहरा असर है। ईरानी ज़बान का ख़ास तौर पर, क्योंकि कश्मीरी ज़बान के अदब का जो इर्तिका है, उसका जो आगाज़ है, जिसकी इब्तिदा है वो ईरानी अदब की तर्ज पे हुई है। इस हवाले से डियर स्टूडेंट, हम कश्मीरी ज़बान की इब्तिदा की बात करते हैं तो कश्मीरी ज़बान के अदब का जो आगाज़ हुआ है वो अमूमन जैसे बाकी ज़बानों का शायरी से हुआ है, बिल्कुल इसी तर्ज पर कश्मीरी ज़बान के अदब का आगाज़ भी शायरी से ही हुआ है। तो इस हवाले से इसके कुछ लहजे हैं, यानी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ये तलफ़्फ़ुज़ का इनके दरमियान फ़र्क है। इसके 4 लहजे हैं जो लोग मुख्तलिफ अंदाज में इसको अदा करते हैं अल्फाज की अदायगी के हवाले से। तो इसमें पहला लहजा इसका मुसलमान की है, ये लफ्ज़ मुसलमान की है, इसको सलमान की नहीं पढ़ना, ये लफ्ज़ मुसलमान की है, ठीक है ना। हिंद की इसका एक लहजा है, गुंदोरो एक लहजा है और गामी, ये 4 लहजे कश्मीरी ज़बान के ये मशहूर 4 लहजे हैं। ताम इसमें जिसका सबसे म्यारी और अदबी लहजा है वो गंदोरो लहजा तस्वर किया जाता है, क्योंकि गंदोरो लहजा एक ऐसा लहजा है जिसमें कश्मीरी अदब को तहरीरी सूरत में लिखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कश्मीरी ज़बान के कुछ अदवार हैं। कश्मीरी ज़बान जो अमूमन 5 मुख्तलिफ इन अदवार से गुजरी है, जिसमें इन अदवार के हवाले से हर दौर की एक अपनी अहमियत है। तो इसका जो पहला दौर है, अमूमन कश्मीरी ज़बान के पहले दौर को लोक गीतों का दौर कहा जाता है। लोक गीतों का दौर, ये जो लोक गीतों का दौर था कश्मीरी ज़बान के पहले दौर में, यहाँ कश्मीरी समाज यानी उसके मुआशरे की मुकम्मल अक्कासी की गई। मुआशरे के तमाम तबके को इस लोक गीतों की सूरत में उनके तमाम मसाइल को उजागर किया गया, उनकी तमाम तर यानी सकाफ़त की, मईशत की, मुआशरत की, यानी कि तमाम जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनकी अक्कासी यानी कश्मीरी ज़बान के पहले दौर में लोक गीतों के ज़रिए मुख्तलिफ शुअरा कराम ने की। इसके साथ साथ इसका दूसरा दौर है वो है इलाहियात का दौर। इलाहियात जिसका मतलब होता है रूहानी अकायद, रूहानियत, ठीक है ना। तो इसमें दूसरे दौर में एक मशहूर शुअरा का नाम है जिसका नाम शिथी कंठ है। शिथी कंठ ये बेसिकली एक हिंदू शायर है, शिथी कंठ, लेकिन इसने कश्मीरी अदब के हवाले से, कश्मीरी अदब के दूसरे दौर के हवाले से बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं। तो इस दौर की एक और ख़ासियत ये भी है
कि शिथी कामटल ये वो शायर है जिसने संस्कृत ज़बान यानी और कश्मीरी ज़बान का मिक्सचर यानी बहुत सी चीज़ें लिखी जो कि रूहानी अकायद पर मबनी थी। तो इसी तरह कश्मीरी ज़बान का जो दूसरा दौर है इलाहियात का दौर कहलाता है। तो इस हवाले से तीसरा दौर इसके कश्मीरी ज़बान का जो है इसको रोमानवी दास्तानों का दौर कहते हैं। रोमानवी दास्तान से मुराद यानी कि इश्क और मोहब्बत की दास्तानें हैं। तो तीसरा दौर में इसकी मशहूर और मारूफ शायरा कश्मीरी दौर की जिसका नाम हिब्बा खातून है, जिसने बहुत किताबें लिखी हैं। हिब्बा खातून जो है कश्मीरी ज़बान बोलने वाले बच्चे को इनका नाम जो है याद है। ये इश्क और मोहब्बत के हवाले से इश्क मजाजी हो गया, इश्क हकीकी हो गया, तो इन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं। इसके साथ साथ कश्मीरी ज़बान के तीसरे रोमानवी दास्तानों के दौर में दो शख्सियत और भी हैं। एक का नाम अरमन लाल है और दूसरा मुन्ना फ़कीर। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत कारनामे अंजाम दिए। और ज़्यादातर तीसरे दौर में जो रोमानवी दास्तानें लिखी गई उनमें अरबी और फ़ारसी ये उन ज़बानों का कश्मीरी ज़बान में उन मुख्तलिफ़ किताबों का या उनके असरात नुमायाँ तौर पर मिलते हैं। तो इसके साथ साथ हम कश्मीरी ज़बान के चौथे दौर की बात करते हैं। तो इसका चौथा दौर जिसे रूहानियत का दौर कहते हैं। तो ये रूहानियत का दौर जो है इसके मशहूर मरूफ शायर हसन जमाल और महमूद गामी हैं। तो ये दौर रूहानियत का दौर, इसमें भी फ़ारसी ज़बान की आमेज़िश यानी फ़ारसी ज़बान का अदब की आमेज़िश यहाँ हमें देखने को मिलती है। यानी फ़ारसी ज़बान का जो अदब है उसमें जो शेर व शायरी की गई है, उसकी जो नसर है, उसमें तहकीक और तनकीद का जो मटीरियल है वो उसी तर्ज पर कश्मीरी ज़बान में वो चीज़ें शामिल की गई हैं जिसी की वजह से इसे फ़ारसी ज़बान की आमेज़िश का दौर भी कहते हैं। तो इसके साथ साथ कश्मीरी ज़बान का एक पाँचवा दौर है जिसे हम जदीद अदब का दौर भी कहते हैं, मौजूदा दौर भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस दौर के जो मशहूर और मरूफ शायर हैं उनका नाम है गुलाम अहमद महजूर। तो उन्होंने यानी बहुत कारनामे अंजाम दिए इस जदीद अदब के दौर में। तो इस दौर की खासियत ये है कि इसमें एक तो ईरानी अदब को यानी प्रमाण चढ़ाया गया ख़ुसूसन गज़ल और मसनवी के हवाले से, और दूसरा इसमें दूसरी मुख्तलिफ़ ज़बानों का कश्मीरी ज़बान में तर्जमा किया गया। मुख्तलिफ़ जो दूसरी ज़बानों की किताबें थीं उनको कश्मीरी ज़बान में उनका तर्जमा किया गया और आसान तरीके से, ताकि कश्मीरी लोग इन किताबों का मफ़हूम अच्छे तरीके से समझ सकें। तो लिहाजा ये यानी पाकिस्तान के इलाके यानी जम्मू कश्मीर में कश्मीरियात को एक इख्तियारी मज़मून की हैसियत भी हासिल है। तो ये वहाँ के लोगों को कश्मीरियात का एक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने कश्मीरी दौर के इन 5 अदवार को भी डिस्कस कर लिया। तो लिहाजा हमारा